फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है और हम आपको प्रथम चैप्टर जो प्रकाश पर आधारित है उसकी दुनिया में ले चलते हैं। आपको पता है प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? पहले प्रकाश के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर परावर्तन और अपवर्तन के बारे में भी सीखेंगे। हालांकि आप सप्तम वर्ग में भी परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जरूर कुछ सीखे होंगे, वो शायद आपको याद हो या न हो। तो हमारा प्रयास रहेगा कि उन बातों को पुनः याद दिलाते हुए आपके सिलेबस के अनुसार आपकी जानकारी को आगे बढ़ाऊं। प्रकाश क्या है? सर्वप्रथम प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आप जानते हैं ऊर्जा में द्रव्यमान नहीं होता है, प्रकाश में भी कोई द्रव्यमान नहीं होगा, जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जिसकी मदद से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। आप कह सकते हैं कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप पढ़े होंगे कि आंख खुद देखता नहीं है, यह मस्तिष्क को दिखाता है। यानी आंख मस्तिष्क का एक सहायक अंग है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। तो आंख रहना चाहिए। नंबर 2, आंख रहते हुए भी क्या हम अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं। यानी आंख रहते हुए भी यदि प्रकाश न हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यानी प्रकाश देखने में हमारे मस्तिष्क की सहायता करता है। यानी प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, इसलिए प्रकाश में भी कार्य करने की क्षमता है। आपको तो पता ही होगा कि इस दुनिया में, धरती पर जितने भी क्रियाकलाप होते हैं सबके पीछे सूर्य का हाथ है और सूर्य से हमें प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है। आगे है प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब आइए तरंग शब्द पर। नवम वर्ग में आप ध्वनि चैप्टर में तरंगों के बारे में विस्तार से पढ़े होंगे। तरंगें दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग हम उसे कहते हैं जिनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ध्वनि तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं है। हवा में, जल में, लोहा में, ये तीन तो आपको याद ही होगा कि ध्वनि तरंगों की चाल कितनी है। हवा में 330 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 1400-1500 के आसपास मीटर प्रति सेकेंड और लोहा में 5000 मीटर प्रति सेकेंड। और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आपको पता है कि वायुमंडल यहाँ से कितनी ऊंचाई तक है? अत्यधिक ले लें तो 1000 किलोमीटर, लेकिन यह सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। वहां से ये प्रकाश हम तक पहुंच जाता है। अगर इसे भी माध्यम चाहिए था तो ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन ये हम तक प्रकाश पहुंच जाती है। इसे अंतरिक्ष में भी चलने आता है, निर्वात में भी चलने आता है, इसलिए इसको माध्यम नहीं चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंग इसीलिए प्रकाश को कहते हैं। फिर आगे तरंग गति में आप पढ़े होंगे। तरंग गति भी दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। याद होगा आपको। अनुप्रस्थ में क्या होता है कि माध्यम के कण तरंगों के गमन की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। अनुदैर्घ्य में क्या पढ़े होंगे? माध्यम के कण तरंगों के गमन की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। मोटा मोटी याद रखिए, ऊपर नीचे दोलन करने वाला अनुप्रस्थ, आगे पीछे दोलन करने वाला अनुदैर्घ्य। अगर हम तरंग की दिशा को देखें तो प्रकाश तरंगों की प्रकृति जो है अनुप्रस्थ होती है। ये आपको
ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से ध्यान रखना है किस प्रकार का तरंग है और इसके गति की प्रकृति क्या होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। अब यहाँ पर हम लोग माध्यम की बात किए, किस माध्यम में ध्वनि के बारे में तो हम लोग समझ लिए। चूंकि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है तो इसकी भी चाल निर्वात में, हवा में, जल में, कांच में, यही चार हम लोगों के लिए खास करके ध्यान देना है। वैसे आपके बुक में लगभग 10 माध्यमों में इसकी चाल कितनी कितनी होती है लगभग वो बताया गया है, लेकिन हमारे सामान्य उपयोग में ये 4 ही हमें याद रखना चाहिए। निर्वात और हवा में आपको पता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जिसको मीटर प्रति सेकंड में लिखा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। जल में आपको 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2,20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। और कांच में 1.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 1,80,000 किलोमीटर पर सेकंड। कहीं कहीं आपको कुछ किताबों में यहाँ पर अंतर देखने को मिल सकता है, यहाँ पर 2 भी मिलेगा लिखा हुआ, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो कांच भी कई प्रकार के होते हैं, इसलिए उस सब का एवरेज बताया जाता है। जल भी कोई वर्षा का जल है, समुद्र का जल है, नदी तालाब का जल है, तो जल भी शुद्ध अशुद्ध होता है, तो उसमें भी उस सब का एवरेज लेकर के ये आपको 2.2 यानी 2,20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड बताया जाता है। ये आपको प्रकाश के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। प्रकाश क्या है, किस प्रकार के इसके तरंग गति की प्रकृति होती है, ये किस तरह का तरंग है और किन माध्यमों में इसकी चाल कितनी होती है, ये संक्षिप्त जानकारी आपको प्रकाश के बारे में दी गई है। अब आपको ये पता होगा कि पदार्थ भी 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। अंग्रेजी छोड़िए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। किसे कहते हैं पारदर्शी? आप याद किए होंगे कि जिन वस्तुओं के आर पार हम आसानी से देख सकते हैं तो हो गया पारदर्शी। लेकिन प्रकाश की दृष्टि से हम क्या कहेंगे? जिन वस्तुओं को प्रकाश आसानी से पार कर जाए, क्योंकि बिना प्रकाश का हम तो कोई चीज देख नहीं सकते हैं। तो हम लोग जिसे कह रहे थे आर पार देखा जा सकता है, इसका मतलब प्रकाश आर पार हो सकता है, उसको हम पारदर्शी कहेंगे। स्वच्छ जल, बिल्कुल वर्षा का जल भी पारदर्शी होता है। शीशा देखिए, घड़ी की सुइयां स्पष्ट दिख रही है, जबकि उसके ऊपर एक शीशा लगा हुआ है, इसलिए उसे हम पारदर्शी कहते हैं। आप लोगों के लिए यह कोई उतना महत्वपूर्ण व्याख्या नहीं है, तो इतना ही समझिए पारदर्शी। पारभासी, अंशतः प्रकाश पार कर सके, यानी आप जानते हैं जब किसी वस्तु पर प्रकाश पुंज पड़ती है तो वह वस्तु प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग परावर्तित कर देती है। तो पारभासी, यहाँ पारदर्शी में क्या पढ़े थे कि जितनी भी प्रकाश किरणें आई वो सब का सब पार करके इस पार से उस पार चली गई। इसमें क्या होता है, अंशतः ही पार हो पाती है, पूरा का पूरा नहीं पार होती है, उसको पारभासी कहते हैं। जैसे कि आप बचपन में किताब में छपे हुए कुछ चित्रों को कागज के पन्नों पर आप अगर चित्रांकित करना चाहते होंगे तो क्या करते होंगे, याद कीजिए। एक पेज फाड़ लिए और सर में अगर तेल लगा हुआ है तो लोग उस कागज को अपने सर पे रगड़ लेते थे, तो तेल लग जाने के बाद अंशतः किताब के चित्र दिखने लगते थे। उसके ऊपर हम लोग पेंसिल चला चला करके वैसा ही फिगर बनाया करते थे। अगर तेल न लगा हो तो अगर हम इस पर एक पेज रख दें तो यह नहीं दिखेगा। अगर तेल लगा दिया जाए तो आप इसका कुछ कुछ अंश
देख सकते हैं, यानी कुछ कुछ अंश ही प्रकाश का इस पार से उस पार हो पाया। तो तेल लगा हुआ कागज आप पारभासी कह सकते हैं। बादल के बारे में सोचिए, अभी धूप खिली हुई है, आकाश साफ है, सूर्य का स्पष्ट प्रकाश यहाँ तक आ रहा है। अगर बादल लग जाए तो क्या बिल्कुल अंधेरा थोड़े हो जाता है, रात के जैसा माहौल थोड़े हो जाता है। बादल लगे होते हैं फिर भी हमारा काम यहाँ पर किसी तरह से बाधित नहीं होता है, यानी बादल को पार करके सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंच जाता है, जबकि कुछ भाग तो वो रोक लेता है, कुछ भाग ही आ पाता है। इसलिए बादल को भी हम पारभासी कहेंगे। कुहासा लगता है, वो कुहासा में भी बिल्कुल अंधेरा थोड़े हो जाता है, हमारा काम तो चलता ही रहता है। इसलिए हम ऐसे पदार्थों को पारभासी कहेंगे। और अपारदर्शी, बिल्कुल पारदर्शी का विपरीत अपारदर्शी, जैसा कि अभी हम लोग कहे यहाँ पर एक कागज का पेज लेके ढक दिए तो नहीं दिखेगा उस पार की वस्तुएं, तो वो अपारदर्शी, अर्थात जिन वस्तुओं को पार करके प्रकाश इस पार से उस पार बिल्कुल न जा सके, अपारदर्शी हुआ। बहुत सारे उदाहरण हैं, इन बातों पर हमें उतना ज्यादा गौर नहीं करना है, केवल सिलेबस में है, चैप्टर में दिया हुआ है, तो कुछ हल्की फुल्की जानकारी इसके बारे में ले लेना है। यानी 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। अब आइए, हम लोग अभी तुरंत चर्चा किए थे कि जब किसी सतह पर, किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो कुछ भाग प्रकाश का वह वस्तु अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग परावर्तित कर देता है। तो ये परावर्तित कौन शब्द से बना है? परावर्तन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ये क्या है? परावर्तन। परावर्तन का मतलब है टकरा के बाउंस बैक, लौट जाना। जैसे आप एक गेंद लेते, गेंद लेके दीवार पर मारिए, वो गेंद दीवार से टकराया, पुनः आपकी ओर आ गया। यहाँ पर हम कह सकते हैं गेंद का परावर्तन हुआ। उसी प्रकार प्रकाश भी जब किसी सतह से टकरा के उसी तल में वापस आ जाती है तो इसी वापस आने की घटना को परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन का मतलब हो गया किसी सतह से टकरा कर पुनः प्रारंभिक तल में, उसी तल में प्रकाश किरणों का लौट आना, यही हो गया परावर्तन, जिसको हम एक फिगर से देखेंगे। मान लीजिए यह एक सतह है, इस सतह पर प्रकाश की किरण आ रही है और टकरा के पुनः उसी तल में लौट जाती है, तो हम कहेंगे यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब देखिए, परावर्तन भी 2 प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित का मतलब क्या है कि जैसे किसी सतह पर, सतह अगर समतल है, चिकना है और इस पर आप समानांतर प्रकाश की किरणें डालते हैं तो परावर्तित प्रकाश किरणें भी समानांतर, आपतित किरणें भी समांतर और परावर्तित किरणें भी समांतर, तो हम उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। लेकिन आइए एक सतह ऐसा लेते हैं जो रफ सरफेस है, उभर खाभर है, इस पर यदि आप समांतर प्रकाश किरण डालें तो परावर्तन इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि आपतित प्रकाश किरणें समांतर हैं, जबकि परावर्तित प्रकाश किरणें समांतर नहीं है। तो इस तरह ये सतह पर निर्भर करता है। तो इस तरह के परावर्तन को हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो हमारा जो ध्यान मुख्य रूप से रहेगा इस अध्याय में
वो नियमित परावर्तन पर ही आधारित होगा। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक जानकारी को रखते हैं, फिर आगे के वीडियो में आपकी मदद के लिए हाजिर होंगे, जिसमें दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप संतुष्ट हो रहे हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, हमारे हौसले को बढ़ाइए। हम आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर मिलेंगे। अच्छी लग रही हो पढ़ाई तो आप अपने दोस्तों के साथ इस बात की जानकारी को बढ़ाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।